नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्री से सवाल किया कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में आपदा को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एवलांच प्रोन एरिया है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने एक कैप व्यवस्था जारी की। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा सरकार तैयारियों में जुटी है। इस बार आपदा की वजह से यात्रा मार्ग बाधित न हो, इसे लेकर प्रदेश के सीएम से लेकर सांसद तक गंभीर दिख रहे हैं। लोकसभा में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एवलांच और भूस्खलन का मामला उठाया और केंद्र सरकार से पूछा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर कई जगहों पर एवलांच का खतरा है, लिहाजा केंद्र सरकार इसे लेकर क्या काम कर रही है ताकि आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों को परेशानी न हो। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एवलांच प्रोन एरिया है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाएगी। मोदी सरकार इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देकर खतरों को कम करने का प्रयास कर रही है महोदय, और जो कदम उठाए गए हैं और जो इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, काराकोरम रेंज ग्लेशियर जो है और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी और नीलम ग्लेशियर भी है, पीर पंजाल रेंज भी है, उसी रेंज में इनका ग्लेशियर महोदय आता है। भारत सरकार के CWC ने ग्लाफ की निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं और 2000 से ज्यादा ग्लेशियर झीलों की नियमित निगरानी शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लाफ जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया है। पर्यावरणीय संकट जो खड़ा हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई ठोस नीति बनाई गई है? और जब भी इस तरह के आपदाएं आती हैं, पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहां पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की जरूरत पड़ती है, वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहां पर उड़ सकते हैं, वहां पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी? प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने एक कैप व्यवस्था जारी की है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसके तहत, जिस अम्ब्रेला के तहत CWC अर्थात केंद्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर, चूंकि सर भूस्खलन पे है, ग्लेशियर पे है, लेकिन यह सिस्टम में सारे आते हैं, इसलिए उसका नाम हम संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहेंगे। ऐसे एक लाइन में कहे तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम पूर्व चेतावनी देते हैं। इसके माध्यम से हम भारत के कई भाषाओं में SMS, मोबाइल ऐप, बाउजर अलर्ट, RSS फीड और गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भूलक्षित अलर्ट चेतावनी जारी करने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था बनाने में, आपदा की स्थितियों से निपटने में सरकार विफल है। केवल बयानबाजी और कोरी घोषणाओं तक सरकार सीमित है। आपदा का खामियाजा लोगों को अपनी जान दे करके भी गंवाना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले वर्ष केदारनाथ धाम में आपदा आई, वहां पर कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों की जानें गई, इसका सही आंकड़ा अभी तक सरकार के पास नहीं है। स्थानीय व्यापारी हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लगातार मुआवजे को लेकर के अभी भी प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अभी जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के पास
भूस्खलन और हिमस्खलन से जो है आपदा की स्थितियां बनी, वो किसी से छुपी भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के आरोपों की पुष्टि करते हुए हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस तरीके से देश की लोकसभा में सवाल खड़े किए हैं अपनी ही सरकार पर, वो निश्चित तौर पर देश की जनता को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार की विफलता के, नाकामियों के, बिना प्रबंधन के आगे बढ़ने के जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सच है। और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद ही अपनी सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है तो जनता जनार्दन कितना खुश होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। दरअसल उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस दिन मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 2 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त सरकार और उत्तराखंड के पास रहती हैं जब यात्रा हम सबके सामने होती है। लेकिन सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या कोशिशें हैं। इसी बीच एक संसद में भी एवलांच के मामले को लेकर, भूस्खलन के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल किया, जिसके बाद ये चर्चा और ज़्यादा तेज हो गई। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सतीश चंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक भंडारी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हैं। उमा जी, आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश जी, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए बहुत कम वक्त बाकी है, ऐसे में जो बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने आने वाली हैं, उसी बीच ये कहा जा रहा है कि भूस्खलन, एवलांच का खतरा, ये भी तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन तीर्थयात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस ओर सरकार किस तरीके से अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। रवि भाई, निश्चित तौर पे जो आगामी चारधाम यात्रा है उसके लिए सरकार बहुत ही संजीदा है और सरकार उस ओर कार्य भी कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि ऑनलाइन जो है वो अभी तक 6,80,000 के आसपास अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 2 लाख से अधिक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, यात्रियों में भी उत्साह है जो तीर्थ यात्री आएंगे, और मुझे लगता है और हमारी सरकार भी इस ओर विश्वास रखती है कि जो पिछली यात्राएं रही हैं उनके रिकॉर्ड निश्चित तौर पे इस बार टूटने वाले हैं और सरकार ने भी पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। आप देखिएगा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है जो केवल और केवल तीर्थ यात्रियों के सहायता के लिए रहेंगे, उनके उपचार के लिए रहेंगे। इसके साथ ही अभी 30 अप्रैल के आसपास, 31 अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास जो अभी 80 के आसपास जो डॉक्टर है उनकी नियुक्ति होनी है चारधाम यात्रा के लिए केवल। और इसके साथ आप अप्रैल के माह में देखेंगे कि 150 के आसपास जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति करने वाला है। और इसके साथ केंद्र सरकार से भी 20 से लेकर 25 तक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको मांगा गया है। तो आप ये देखिए कि हमारी सरकार किस स्तर पे जाके कार्य कर रही है। और हमारी ही सरकार नहीं अपितु केंद्र सरकार भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। आप देखिए कि केंद्र सरकार भी अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है। वो हमसे बोल रहे हैं कि आपको जो भी हमसे सहयोग चाहिए वो हम आपको प्रदान करेंगे, और वो दे भी रहे हैं। आपने विगत जो वर्ष है उनमें भी देखा। और जो अभी 1400 के आसपास जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं पूरे यात्रा रूट पे रहेंगे। तो इस बार सरकार ने स्वास्थ्य पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी चारधाम यात्रा में, तो उसको बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का सरकार ने सोचा है और उस पर कार्य कर रही है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो सांसद हैं वो भी इतने ज्यादा इसके लिए उत्सुक हैं। उस यात्रा पे अगर कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको रोकथाम के लिए अभी से ही हमारी सरकार के जो सांसद हैं वो भी देखिए संसद में सवाल पूछ रहे हैं। आप ये देखिए, आप उसको नेगेटिव मत लीजिए। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी आप रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें बोल रहे थे कि हरिद्वार के सांसद खुश नहीं है सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूं ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो चारधाम यात्रा को अपने हाल पे छोड़ दिया करती थी कि जितने यात्री आएंगे आए, ना आए कोई मतलब नहीं था सरकार को। लेकिन अब ये जो भाजपा शासित प्रदेश की सरकार है और भाजपा शासित केंद्र की सरकार है, वो सब कुछ देखते हैं। वो पर्यटन भी देखते हैं, वो चारधाम यात्रा का जो पर्यटन है उसको भी देखते हैं, वो शीतकालीन पर्यटन भी देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार बोलती है कि प्रदेश सरकार को कि आप अपने हवाले जो भी है वो कर लो, हम आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे।
उनको कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना है, कि चेक ही नहीं करना है। लेकिन आज की सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार है। ये एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को मॉनिटरिंग करी जाती है कि किसी को कष्ट ना हो। सरकार जो यहाँ पे प्रदेश की सरकार जो कार्य कर रही है वो यात्रियों के और पर्यटनों के हित के लिए कार्य करे। तो इसीलिए अब आप देखिएगा आने वाली जो चारधाम यात्रा है, और ये निसंदेह इतनी अच्छी यात्रा होने वाली है, जो सारे विगत वर्षों में जो यात्रा हुई थी उनके रिकॉर्ड निश्चित तौर पे टूटने वाले हैं। और यात्रियों में भी इतना उत्साह है, उनका सरकार पे इतना विश्वास है। अभी यात्रा शुरू होने से पहले ही 7 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन होना ये इस ओर इंगित करता है कि यात्रियों को सरकार पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा विश्वास है कि ये भाजपा शासित प्रदेशों और डबल इंजन की सरकार है, ये हमारा ध्यान अच्छे से रखेंगे। ठीक है अभिषेक भंडारी जी, संसद में सांसद के जो सवाल हैं वो क्या बताता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयारियों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे एक नेगेटिव तौर पर ले रहा है। धन्यवाद रवि भाई। अभी आज चर्चा का विषय ये था कि बेसिकली लोकसभा में पूर्व सीएम और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने एक मुद्दा बताया कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और क्या सरकार इसमें किस तरह से प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने बेसिकली जो वहाँ पे ग्लेशियर और एवलांच आते हैं या भूस्खलन, इस तरह की कोई बातें होती हैं, इस तरह उन पे फोकस किया था। खैर लोकसभा में उनकी अपनी कार्रवाई रही होगी। उन्होंने सरकार इस धन्यवाद जरूर देते हैं त्रिवेंद्र रावत जी का, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं और बहुत बारीकी से जानते हैं कि प्रदेश में किस तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, और जैसे ये भूस्खलन है, एवलांच है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं। और आपने 2013 में केदारनाथ जो आपदा देखी होगी, वो भी एक अपने आप में विकट आपदा थी। तो इनसे निपटने के लिए उन्होंने कई बातें बताई कि किस तरह से आप वाकई में प्रभावी हैं कि नहीं हैं। लेकिन रक्षा राज्य मंत्री या गृह राज्य मंत्री जी थे, उनका वापस संबोधन था, तो हम भी लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे, तो प्रॉपर जवाब वो भी नहीं दे पाए। बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत के बारे में त्रिवेंद्र रावत जी ने बताया कि नारायण पर्वत के ऊपर किस तरह से पिरामिड बने हुए हैं, जबकि नर पर्वत के ऊपर नहीं बने हुए। और केदारनाथ में भी उन्होंने बताया कि 8 या 9 इस तरह से एवलांच या ग्लेशियर आते हैं। ये ग्लेशियर ऐसा नहीं कि हर वर्ष आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसी भी वर्ष कहीं पे भी आ सकते हैं। लेकिन जब ग्लेशियर आने का होता है या एवलांच आने का होता है, तो इनसे हम कैसे निपटते हैं? क्या सरकार इस ओर कोई कदम उठा रही है? इस पे बेसिकली मुद्दा था फोकस। लेकिन चार धाम यात्रा जो अभी 30 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश ही नहीं, देश की भी आर्थिकी जुड़ी रहती है इसमें। बहुत दूर दूर से, विदेश से भी लोग आते हैं इसमें। और हमारे उत्तराखंड एक हिमालयी पर्वत है। हिमालयी पर्वत में हर आदमी की अपनी अपनी, जो सरकारी अपनी व्यवसायों में है या नौकरियों में है, उनकी अलग बात करता हूं, लेकिन सभी लोग नौकरियों में नहीं है, व्यवसायों में नहीं है, तो लोगों की आर्थिकी इसी से जुड़ी है। इन चार धामों से आर्थिकी जुड़ने से, तो क्या यहाँ पे आप इसको सुचारू चला पा रहे हैं? मैं अभी भाई सतीश चंद्र जी का, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं, आप इस बात को नेगेटिव में न लें कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको एक सवाल उठाया, उन्होंने ठीक किया, प्रदेश सरकार को इंगित किया है आप इसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा विषय है। 6 लाख और 8 लाख आपने बोले कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी कुंभ इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद में, और लगभग 60 से 65 करोड़ या 70 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोग आए। कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, सारे लोग आए। और आप इस तरह से ये न करें कि ऑनलाइन, दोबारा एक प्रवृत्ति शुरू हो गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। आप बताइए, जो 6 लाख या 2 लाख लोग
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप उनको आने और जाने की अनुमति कब देंगे? आप जब हरिद्वार कोई आदमी दिल्ली, मुंबई या किसी और प्रदेश से आ रहा है, यहां पे आ गया, हरिद्वार में आ गया, अगर आप उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देंगे कि कौन किस टाइम जाएगा, ये खाली आंकड़ों में ना सिमट जाए। 6 लाख, 2 लाख, 50 लाख कितना हो जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़ पर्यटक आ जाएंगे या श्रद्धालु तीर्थ यात्री आ जाएंगे। लेकिन मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व में न जाते हुए, पूर्व में तो जिस तरह से हमारी यात्रा प्रभावित हुई है और पिछली बार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक है दिल्ली की बौराड़ी में केदारनाथ धाम की वहां पे एक शिलान्यास करने का जघन्य अपराध किया। वापस उन्होंने दोबारा खेद व्यक्त किया और एक कानून भी लिया है कि भाई इस तरह से घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन आपने एक बड़ा अपराध तो किया ही है। ठीक है, मैं दोबारा, मुख्यमंत्री जी ने अपना विजन प्रस्तुत किया। पिछले 6 या 7 सालों से यहां पे पर्यटन मंत्री कौन है? ये किसी जमाने में अपने आप को एक रेल पुरुष बताते थे, लेकिन आज इनकी उपलब्धि सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़े होने की है। इसके अलावा विजन, नाम से आप महाराज जरूर हैं, भाई आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए था और इसमें कार्य भी होना चाहिए था। ठीक है, इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक बड़ा अहम योगदान है। मैं जवाब ले लूंगा, आपने बहुत सवाल कर दिए एक साथ, मैं जवाब ले लूंगा। दीपक रावत जी, आज हम बात कर रहे हैं कि संसद में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल पूछा और इसके साथ ही एवलांच भूस्खलन का मामला उठा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम सब लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए रवि जी, संसद में जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रावत जी ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो प्रश्न किया, बहुत ही सही समय पर उन्होंने प्रश्न किया और शायद वो केंद्र की जो एजेंसियां हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पूरे ध्यान रखती हैं पूरे उसका मानसून का, उनको शायद एक तरीके से वो आगाह करना चाह रहे थे कि आगामी जो हमारी यात्रा शुरू होने वाली है प्रदेश में, उसमें हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। और वो उनके जो चिंता थी कि जो अवलांच आते हैं, जो लैंडस्लाइड होता है, उसमें जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है यात्रा में, इस बार एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो वो प्राय पूर्व में ही अवगत करा दें प्रदेश को, क्योंकि इससे पूर्व जो अभी घटना हुई थी उसमें देखा गया था कि जो नीति माणा में हुआ था कि जो जानकारी बाकी प्रदेश को तो थी, लेकिन जो वहाँ पर जो बीआरओ वाले थे उनके पास इस जानकारी का अभाव था, नहीं तो शायद सही समय पर उनको वहाँ से हटाया जा सकता था। तो शायद इस तरह की स्थिति भविष्य में ना हो, क्योंकि अब यात्रा बहुत बड़े तरीके से जब शुरू होगी, बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह ही रहे हैं कि 6 से 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हमें लगता है कि ये यात्रा बहुत अच्छी होगी। पूर्व में जो गलतियां सरकार ने करी हैं या जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को बहुत हद तक पूरा किया जा चुका होगा। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी है ये इस प्रदेश की, ये यात्रा, चारधाम यात्रा ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना कांग्रेस की है, ना यूकेडी की है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक धार्मिक यात्रा है जो आदिकाल से चली आ रही है और एक बैकबोन है हमारी इस पूरी प्रदेश की। बहुत की आर्थिकी जुड़ी है, पूरे साल भर का उनका किस प्रकार से उनका जीवन यापन होगा उस यात्रा पर टिका हुआ है। बहुत सारे जो कर्मी हैं या कहें बहुत से व्यवसाय जो इससे जुड़े हुए हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं, इस यात्रा की अच्छे सफल होने की कामना करते हैं। तो जहां तक ये बात रही है कि सरकार तैयारियां कर रही है, निश्चित रूप से जो सब तैयारियां हैं, इनका असली जो परीक्षा है वो तभी होगी जब यात्री आएंगे। और विपक्ष होने के नाते हम तो ये कहेंगे कि जितनी तैयारियां आपकी अभी रह गई हो, जितने संभावित जो इसमें भागीदार हैं इस यात्रा में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी हो, उन सभी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से यात्रा को संचालित किया जाए। कहीं बाद में ये स्थिति ना हो कि कोई और विभाग कुछ और दिशा निर्देश दे रहा हो, समन्वय का अभाव हो, जिसका जो परिणाम हो वो यात्रा में पड़े और यात्रा फिर बाधित हो। ठीक है, उमा जी, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? नहीं थी और खासतौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ने
जो प्रवक्ता महोदय, मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान को पॉजिटिव लिया जाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, मैं उन महानुभाव से बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगी कि जब हमारा एक परिवार होता है, आपका सभी लोगों का हमारा परिवार होता है, तो उस परिवार में अगर कोई चर्चा होती है तो परिवार के साथ बैठकर होती है। वो चर्चा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सड़क पर खड़े होकर भाइयों से प्रश्न नहीं पूछा जाता कि उस यात्रा की क्या तैयारियां हैं, या जो यात्रा उत्तराखंड में अभी होने वाली है उसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सिर्फ एक फोन धामी जी को करना चाहिए था कि भाई ये जो यात्रा है, मेरी ये चिंता है, इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहां पर एवलांच भी आ सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा, मैं कहूँ इसका अंदर बीजेपी के अंदर कितना बड़ा क्लेश इस समय चल रहा है कि ये बात फोन पर धामी जी से पूछने की बजाय संसद में खड़े होकर त्रिवेंद्र रावत जी को पूछनी पड़ रही है। उनकी मजबूरी देखिए, शायद धामी जी उनका फोन नहीं उठाते होंगे। तो ये साफ दिखाई देता है कि 5 जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के, इसका मतलब इन 4 धाम यात्राओं में या बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर है उसमें उनका कहीं कोई रोल नहीं है, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। और त्रिवेंद्र रावत जी अपने आप को इतना मैं कहूँ हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि उनको अपनी संसद होने का प्रूफ देना पड़ा, संसद में खड़े होकर धामी जी से और उत्तराखंड की गवर्नमेंट से ये प्रश्न पूछना पड़ा, जबकि ये प्रश्न सिंपल एक फोन कॉल पर हो जाना चाहिए था कि मेरी ये चिंता है, आप इन चिंताओं को दूर कीजिए और यात्रा को इस तरीके से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे में अगर विपक्ष बीजेपी की जो 2 फाड़ दिखाई देती है, जो हेल्पलेसनेस इस समय त्रिवेंद्र रावत जी की दिखाई देती है, अगर हम उसको ना जनता के सामने लेकर आए कि जिन लोगों को आपने चुना है, जनता ने जिन लोगों को चुना है, उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। हम बार बार पर्यटन मंत्री की बात करते हैं, सतपाल महाराज की बात करते हैं कि उनका कहीं रोल दिखाई नहीं देता। यहाँ तो भाजपा के सांसदों का भी कोई रोल दिखाई नहीं देता, सिर्फ वन मैन आर्मी, वन मैन शो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बस यही है सरकार है। सॉरी, ये धामी जी के अलावा कोई और शायद सरकार है ही नहीं उत्तराखंड में। ना कहीं यहाँ पर कोई मंत्री कुछ काम करते दिखाई देते हैं, ना कोई पर्यटन मंत्री, ना कोई स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता, सिर्फ धामी जी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय हर उत्तराखंड वासी के लिए है कि क्या उत्तराखंड की सरकार में सिर्फ एक ही है, बाकी सारे मंत्री हमारे कहाँ हैं, उनके बीच में आपस में सामंजस्य क्यों नहीं है? ठीक है, आपने भी एक बड़ी बात कही है। पॉलिटिकल रिएक्शन हो गए, इस पूरे मसले को समझेंगे क्योंकि हमारे साथ प्रेम पंचौली जी भी हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद इस पूरे बयान के क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद में सांसद के इस सवाल को लेकर चर्चा है, साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी है क्योंकि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार कितनी संजीदा है और जिन दावों की बात की जा रही है वो कितने हकीकत में साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है। पॉलिटिकल रिएक्शन हमने लिए, तमाम तरीके की बातें हुई। इस पूरे मसले को विस्तार से समझने के लिए प्रेम पंचौली जी हमारे साथ हैं। पंचौली जी, हम कैसे समझें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद के इस सवाल को जो संसद में पूछा गया और हाल में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की? रवि, कुछ समय पहले आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी होते हुए कि राज्य आंदोलन जब चल रहा था तो हमारे तत्काल के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे, मतलब आदरणीय खंडूड़ी जी, वो किस तरह से सदन में गरज रहे थे। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए उन्होंने एक एक चीज़ इस तरह से बताया और उसके डिफेंसेंस में उनके हमारे अटल जी जो तत्काल उसके बाद प्रधानमंत्री बने वो भी सदन में थे और सारे लोगों ने उस बात को स्वीकार किया कि उत्तराखंड में ये घटना हो रही है। तो ये जो इशू था, जो ये मुद्दा था, राज्य का मुद्दा था, ये सदन के अंदर आया और सदन के लोगों को समझना पड़ा। अब आप आ जाइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हरिद्वार के सांसद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्हें एक जो चीज़ चिट्ठी पे लिखनी थी कि यहाँ एवलांच का खतरा है, एवलांच के लिए नई फोर्स या नई कोई तरीका ढूंढा जाए। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसके लिए भी अलग तैयारी है। आप देखो केरल में और दूसरे जो समुद्र के किनारे के जो स्टेट हैं हमारे, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हो गई, अब उतने मरने की खबरें नहीं आती है। तो ये स्वाभाविक था कि ये एक चिट्ठी से सदन के अंदर उनको नहीं बोलना था, लेकिन अगर उन्होंने सदन के अंदर बोला तो उसको भी पॉजिटिवली लिया जाए कि सदन के अंदर बोली हुई बात जो है उसमें कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को एक अतिरिक्त साधन, मेन पावर मिलने वाली है। उसके निमित्त आप जब देखेंगे तो अभी कल ही हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि आपदा युवा मित्र उन्होंने गठित कर दिया। हमारी सरकार ने ये पर्यटन को सफल बनाने के लिए
सुखद यात्रा के लिए ये पहला कदम माना जाए कि 4000 से अधिक युवा, जिसमें 50% नौजवान युवतियां होंगी, जिसमें 50% युवतियां होगी, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और खास बात देखो उसमें क्या है कि जो आपदा युवा मित्र होंगे वो स्थानीय होंगे, उनका मूल निवास होना चाहिए कि वो उसी गांव के हैं, और 11 जिलों में लागू की गई है। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सारे सिस्टम उनको दिए जाएंगे, जितने भी आपदा के जो SDRF को दिए जाते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे, और उनमें से 21 लोगों को मास्टर ट्रेनर उन्हीं में से बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा की पूर्व तैयारी हमारी सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको तो स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मैं दोबारा इस बात को कहूंगा कि अगर यात्रा को सुखद रूप से चलाना होगा तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद को ये भी कहना चाहिए कि क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुव्यवस्थित है कि नहीं है। क्या हम जब दिल्ली से चलेंगे या हम चंडीगढ़ हरियाणा से चलेंगे या दूसरे तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों से चलेंगे, तो क्या हमारी गाड़ी, जो वहाँ की गाड़ी होगी, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुँच पाएगी? कई बार हमारे टूरिस्ट को, जो धार्मिक पर्यटक हैं, उनको कई बार गाड़ियाँ हरिद्वार से नहीं श्रीनगर से बदलनी पड़ती है। इसलिए बदलनी पड़ती कि जो उस तरह की गाड़ियों के लिए सड़कें हमारे पास नहीं है। तो जो इसके लिए मैंने कई बार यहाँ पे आपके चैनल पे आकर के बोला है कि हमें रेलवे डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। हम कह देते हैं कि एकदम बल्क में लोग आ गए हैं, क्राउड ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर लोगों का, अब कैसे उसको रोका जाए, कई यात्रियों को रोक देते हैं, जो ये हौस पौस हो जाता है। उसके लिए हमारे उत्तराखंड सरकार को रेलवे डिपार्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि कितने यात्री रेलवे के डिब्बे में चढ़ जाते हैं, कभी कभी उस छत पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन इतने व्यवस्थित ढंग से वो अपने घर पहुंचते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपका टिकट से लेकर के, स्टेशन से लेकर के, मतलब हेल्थ से लेकर के, आपको पता है कि मेडिकल ऑफिसर की भी नियुक्ति होती है रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे डिपार्टमेंट की अपनी अलग एक फोर्स होती है। तो क्या हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट या एक सेपरेट मिनिस्ट्री हम उत्तराखंड में नहीं बना सकते हैं? और लेकिन जिसको आपने बना रखा, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, उनका पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ घूम रहे हैं। कई बार तो उन पे FIR, मीडिया FIR बोलेंगे उसको, मीडिया FIR हो गई है कि कहाँ गए हमारे मंत्री महोदय। तो उनके आने से न जाने क्यों कई बार तो ऐसे गीत गाया जाता है कि जो 4 धाम, जो कर्णप्रयाग रेल जा रही है, उन्हीं के कारण से जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि उनके कारण इतना बड़ा, जब उनका इतना बड़ा कारण भारत सरकार मान सकती है, तो आज वो गुम क्यों जाते हैं? उनको तो पर्यटन मंत्रालय को ऐसा बनाना था कि लोग जो है पूरे दुनिया के लोग, पूरे देश भर के अलग अलग राज्य यहाँ पे आए कि यहाँ का पर्यटन कैसे सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन वो अपने पर्यटन मंत्रालय, क्या संस्कृति मंत्रालय की एक छोटी बात बताऊंगा मैं, उनके मंत्रालय में 3-3 साल से कलाकारों का भुगतान नहीं हो रहा है, और वो कलाकार उनके पास आ रहे, वो बाहर भगा देते हैं। तो ऐसे मिनिस्टर से क्या अपेक्षा करेंगे? लेकिन एक बात सोच समझ लेना चाहिए हम सब लोगों को कि यात्रा तो होगी ही। तुम पक्ष और विपक्ष के लोग चाहे कितने ही बयानवीर बन जाओ, यात्रा नहीं होना ही होना है। और लोग तो गाड़ी छोड़ करके फिर पैदल पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो हमारी धार्मिक आस्था है ना हिंदुओं की, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरे समुदाय को भी, आप दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों पे जाएंगे तो वो जो ये आस्था है, इसे सेंटिमेंट है लोगों का, इसको आप रोक नहीं सकते। सड़क, बारिश हो रही है, सड़क टूट रही है, लोग सड़क में पूरे रात भर खड़े रह रहे, फिर अगले दिन वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट के जैसे व्यवस्था कर सकते हैं? मेडिकल फोर्सेस वहां पर है, अन्य जो आंतरिक फोर्सेज है वहां पर, वो उनके अलग है। तो वो सारी चीजें हम लोग अगर कर पाते हैं, 25 साल में हमने अगर ऐसा नहीं कर पाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार कहते हैं कि जब हम 25 साल का सेलिब्रेशन करेंगे तो हम एक एक चीजें बताएंगे। माननीय महोदय, ये धार्मिक पर्यटन प्रदेश है, यहाँ 16,000 गांव में 32,000 मंदिर है, आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो कहता हूं कि ये खबरें हमारे पास आती है, ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, इन खबरों को हम लोग करते हैं। तो आने वाले दिनों में प्रतिपक्ष और पक्ष को ये सोचने की जरूरत है कि आप किस इशू पे काम करेंगे। आप हमेशा विरोध करेंगे या आप अगर गलत भी हो रहा तो आप उसका समर्थन करेंगे, या आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो एक चिट्ठी के बदले आप सदन में सवाल उठा देंगे। ये बड़े सवाल हैं इस राज्य को लेकर के, बहुत छोटा राज्य है, ये समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। अभी तक 4 धाम यात्रा का एक रूट प्लान 25 सालों से हमारे पास नहीं आया है कि मेडिकल से जुड़े हुए लोग कहां पे रहेंगे, यातायात अगर बाधित होती है उसको सुचारू कैसे किया जाएगा, और यदि कोई अचानक बीमार हो गया तो वो जो अप्रोच वाला होगा उसको हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। लेकिन बिना अप्रोच का आदमी, अभी भी भाई साहब हमने कई खबरें की है, बिना अप्रोच वाला आदमी वहीं पर मरता है। बड़ा अप्रोच जिसकी
पॉलिटिकल अप्रोच होगी, उसको हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, फिर वो अखबारों की सुर्खियां बनती। अखबार मतलब हमारे जैसे आदमी उसको खबर करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है उस खबर को लिखने में, लेकिन क्या करें, वो लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को अगर आजीविका से जोड़ना है तो सबका भला होने वाला, नेता, राजनेता, जननेता, जितने भी मतलब नायक हैं से लेकर के कर्मियों तक, सबका भला होने वाला है। लेकिन उसके लिए सेपरेट काम करने की जरूरत है। अभी कुछ नहीं, साल चल जाएगी, लेकिन कम से कम होमवर्क तो करो। ठीक है, नहीं बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। अभिषेक भंडारी जाऊंगा आपके पास, क्योंकि आपके सवाल बहुत थे, इसलिए पहले जवाब ले लेता हूँ। सतीश चंद जी। रवि भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रश्न आया कि त्रिवेणी जी ने वहाँ पे जो पूछा संसद में, वो मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जो सांसद हैं वो हरिद्वार से चुने हुए हैं, उत्तराखंड के सांसद हैं। लोकसभा का जो सत्र होता है वो इसीलिए होता है कि आप वहाँ पे अपने प्रश्न पूछें, आपके समस्या क्या है, आपके राज्य की, आपके क्षेत्र की। तो देखिए, अगर उन्होंने वो प्रश्न पूछे हैं तो वो राज्य सरकार से तो पूछे नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार से पूछे। और निश्चित तौर पे जो आपदा का सवाल है वो केवल राज्य सरकार का नहीं है कि राज्य सरकार अपने हाथ पे लेके सारी चीजें कर सकती है। देखिए, इसमें केंद्र का भी योगदान होता है। जो टेक्नोलॉजी है, जो नए नए इक्विपमेंट हैं, वो केंद्र सरकार के पास रहते हैं। उनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, उनको पूरे देश को देखना होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने इस ओर इंगित करा, प्रश्न पूछा कि इस ओर क्या कर रही है केंद्र सरकार, तो इसमें क्या गलत पूछ लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनके आपसी कुछ मतभेद है। नहीं, उमा सिसोदिया जी ने ये बात कही ना। उमा जी, अगर ये पूछा गया है सवाल, जैसे प्रेम पंचौली जी ने भी कहा कि अगर संसद में पूछा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती ही होती है, तो इसमें गलत क्या है फिर अगर पूछा गया है केंद्र से? तो देखिए, सबसे पहली बार तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी को साधुवाद देना चाहूंगी कि कम से कम हमारे 5 सांसदों में से कोई एक सांसद तो ऐसा है जो प्रश्न पूछने के लिए संसद में खड़ा हुआ। हम तो महारानी जो राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं, हम तो उनकी आवाज सुनने को तरस गए हैं कि कभी वो कहीं नजर आ जाए, कभी वो कहीं दिखाई दे जाए, कहीं वो प्रश्न पूछती हुई नजर आ जाए। ये तो एक तरफ आप साधुवाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक चिट्ठी भी या फोन पर भी बात की जा सकती है। एक सेकंड प्रवक्ता महोदय, मेरे को बात पूरी करने दे। प्रश्न पूछने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया कि एवलॉन्च में सरकार क्या कर रही है, देखिए ये उत्तराखंड का मामला है, ये केंद्र सरकार का क्वेश्चन ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? ये उत्तराखंड की सरकार को देखना है कि हमने आपदा से बचने के लिए हमने क्या क्या तैयारी की। हमारे ऑलरेडी आपदा डिपार्टमेंट है। आज आपदा के, मैं अभी अखबार में पढ़ रही थी कि 4310 आपदा मित्र बनाने के लिए सरकार बात कर रही है। तो ये जो एवलॉन्च है, ये भी एक आपदा है जो कि राज्य सरकार का मैटर है, वो केंद्र सरकार का मैटर ही नहीं है। केंद्र सरकार का अगर मैटर है तो त्रिवेंद्र रावत जी को बोनस के बारे में बात करनी चाहिए, ग्रीन बोनस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। वो केंद्र अच्छा सतीश जी, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मैटर नहीं है। देखिए रवि भाई, जहां इनकी सरकार थी, 2 राज्यों में सरकार थी, एक में रही। अब देखिए, दिल्ली में इनके नेता जो हैं, इनको जो उचित प्लेटफॉर्म मिलता था वहां तो बोलते नहीं थे। इनको तो आदत है रोडों में, सड़कों में घूमने की, हल्ला गुल्ला काटने की, नौटंकी करने की। इनके जो सांसद लोकसभा में बैठे हुए चुने हुए 2-3, वो भी नौटंकी के लिए बैठे हुए हैं, प्रश्न कुछ पूछना नहीं है। लेकिन अगर जो सत्ताधारी दल है, अगर उसके एक सांसद अगर प्रश्न पूछ लेते हैं तो ये बोलते हैं कि सत्ताधारी दल है, पूछने की क्या जरूरत है। अरे वो पूछेंगे तो सही ना, लोकसभा किस लिए है, लोकसभा का सत्र क्यों आयोजित करा गया है? आपको मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है, उसकी आदत है कि जहां विधायक उनसे विधानसभा सत्र में कुछ पूछ ही नहीं सकते थे, पूछेंगे तो आओ, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और उनके चुने हुए सांसद हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। बिल्कुल, तभी ये नवाबशाही नहीं है, आपके नेताओं वाली नवाबशाही नहीं है जो पंजाब और दिल्ली में चल रही है। मुझे लग रहा है आपको उस चीज की आदत है, मजबूर है, आपको उस चीज की आदत है। मेल आपस में नेताओं का, सांसदों आपने का, हर चीज का राजनीतिकरण करना सीख लिया अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने लग रहा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने नेताओं। चलिए ठीक है, इसी बीच अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस के भी सवाल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो क्वेश्चन का आंसर त्रिवेणी जी के जो सवाल थे वहां हमारे मंत्री ने भी दिया और यहाँ पे मैंने आपका भी जवाब दे दिया। अब आप पूछेंगे कि हमारे सांसद क्यों नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं। अगर वो पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं, और नहीं पूछे तो बोल रहे हैं वो लोग पूछ ही नहीं रहे।
ठीक है। अच्छा अभिषेक भंडारी आपका जी, डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट थोड़ी है, वो राज्य सरकार केंद्र सरकार का आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आंसर देगी। केंद्र सरकार के पास भी आपका डिपार्टमेंट नहीं है क्या, मंत्रालय नहीं है? प्रवक्ता महोदय, आपको अब तक यही नहीं मालूम है कि कौन से प्रश्न राज्य सरकार से पूछे जाने हैं और कौन से प्रश्न केंद्र सरकार से पूछे जाने हैं? ये आपके नेताओं ने क्लैरिफाई करा देखिए, होगा, आप इसका क्लासिफिकेशन प्रश्न मत आपके लीजिए, नेताओं ने बहुत करा होगा। आप हमारे मेरी सलाह मान सांसद, लीजिए हमारे कि विधायक, केंद्र हमारे सरकार से मंत्री वो प्रश्न समय पूछे समय जो पर केंद्र अगर इस सरकार तरह की का काम है। परेशानी आएंगी तो उसके प्रश्न पूछेंगे। एलाउंस रोकना केंद्र चलिए ठीक सरकार का है, काम ठीक है। नहीं अच्छा है, सतीश जी, राज्य सरकार का कांग्रेस काम के भी है। सवाल थे, अभिषेक भंडारी जी ने कई सवाल उठाए, उसमें पर्यटन मंत्री का भी सवाल उठाया, वन मैन आर्मी किस तरीके से चल रही है ये भी सवाल उठाए, उस पर भी जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि भाई, वन मैन आर्मी तो इनकी सिर्फ सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो चला करते थे, वो बोलते थे खाता ना भाई, हरीश रावत जो बोले वो सही। देखिए अभी तो लोकतांत्रिक सरकार है, लोक जनता की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं, पर्यटन में हमारे राज्य में क्या पीछे रहा, ये बताइए। हम अग्रसर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। आप देखिए, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, चाहे शीतकालीन पर्यटन हो, चाहे उनका सवाल ये था ना कि पर्यटन मंत्री ने अभी तक कितनी बैठकें की चार धाम यात्रा को लेकर, ये भी सवाल था। देखिए रवि भाई, अगर वो बैठक नहीं करते तो चार धाम यात्रा थोड़ी ना चल रही होती। शीतकालीन जो पर्यटन है, जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है, वो थोड़ी ना उसके लिए आगे रणनीति थोड़ी ना बनी होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर आप एक स्पेसिफिक नेता को लेके बोलेंगे कि उन्होंने वो आगे दिख नहीं रहे, लेकिन विकास तो सब कुछ हो रहा है। रोपवे को लेके देखिए, हमारे स्टेट को आने वाले समय पे रोपवे स्टेट के नाम से जाना जाएगा। इस ओर हमारी सरकार कार्य कर रही है। और रोपवे, अगर ये समझिए, अगर पर्यटन के लिए नहीं है तो पर्यटन मंत्रालय नहीं कर रहा है काम, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ही हो रहा है। आप हेमकुंड साहिब के चाहे रोपवे देखिए, चाहे वो केदारनाथ के लिए रोपवे देखिए, 6000 करोड़ से ऊपर की जो योजना है वो पारित हुई है। ठीक है। अच्छा अभिषेक भंडारी जी, अब आप अपनी बात रखिए। मैं पुनः सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के प्रवक्ता से पुनः ये प्रश्न जरूर पूछूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही क्या सारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो देखेंगे, या जितने भी चुनावी प्रचार हैं सारी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे? महाराज जी आपके पीछे दिखेंगे। आपके जो पर्यटन मंत्री हैं वो पिछले 7 साल से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं उत्तराखंड में कि ये रेल पुरुष हैं, पर्यटन पुरुष नहीं है, सांस्कृतिक पुरुष नहीं है, धार्मिक पुरुष नहीं है। बीकेटीसी का बड़ा अहम योगदान होता है। ये खाली उत्तराखंड के लिए नहीं है। बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो छोटी छोटी धर्मशालाएं होती थी, मुझे लगता है दिल्ली में भी होंगी, मुंबई में, अलग अलग राज्यों में है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक अलग ये धार्मिक, और इसको सरकार से जोड़ा गया है। किसी जमाने में व्यवस्था रावल जी ने बनाई थी। नहीं, दिक्कत क्या आपको बीकेटीसी से, ये बताइए। बीकेटीसी का मैं आपको बताऊं, बीकेटीसी का आज मुझे लगता है, आप खुद देख लीजिए, कोई अस्तित्व में है क्या? कौन वहां पे अस्तित्व में है बीकेटीसी? बीकेटीसी इस टाइम में न कोई वहां पे अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, कुछ भी नहीं है। कब इसका कार्यकाल खत्म हो गया है, और जब तक ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसका कार्यकाल जितना दागदार रहा, आप ये मान के चलो कि आज तक एक यक्ष प्रश्न रह गया कि ये सोना आखिर गया कहां, ये सोना आखिर गया कहां, ये यक्ष प्रश्न। अब भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे या सरकार से पूछेंगे, वो बोलेंगे कोर्ट में जाओ या एफआईआर कर दो। अरे भाई, एफआईआर अगर माना कहीं चोरी हो गई और माना मैंने एफआईआर नहीं करी, तो क्या वो चोरी नहीं है? क्या वो चोरी मानी जाएगी? लेकिन जिसके घर में अगर चोरी हुई उसने एफआईआर क्यों नहीं की, ये भी तो सवाल है। जिसके घर में चोरी, ये सरकार का प्रश्न है। और आपको बताऊं, सरकार ने इसमें जांच आयोग बनाया है। अगर यहां कुछ नहीं होता तो जांच आयोग का गठन नहीं होता। रवि भाई, जांच मौजूदा वक्त में चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार बातें कर रही है उस पर आइए। मैं आ रहा हूं। सरकार ने एक 1.5 साल पहले चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने का एक सपना देखा था, जो आज तक कहीं भी धरातल पे नहीं उतरा। चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं बनाया, ये सरकार के अपने विषय हैं। लेकिन आप भाई, या तो बताए बनाया क्यों आपने बताया क्यों कि भाई हम ये एक इसके लिए फिर एक नैनीताल दुग्ध पालन बोर्ड जैसे गठन करोगे क्या, जो जेल में जाके आप बोर्ड की मीटिंगें लोगे? अच्छा, स्पष्ट तौर पर सवाल नहीं उठाते। आपने कहा कि प्राधिकरण की बात की थी, सरकार ने नहीं बनाया, फिर आपने कहा कि नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं। भाई, ये जनता को देखना है। और भाजपा क्या सरकार, हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सरकार में आप हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक
विजन था यहाँ पे कि ग्रीष्मकालीन शीतकालीन यात्रा तो चलती थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन चलती थी, शीतकालीन। लेकिन ये माननीय हरीश रावत जी थे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे, तो 2016 में उन्होंने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो प्रधानमंत्री तब आए ना। अब उस वक्त भी आते तो उस वक्त भी आप कहते इस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री तब भी आए थे, क्यों लेकिन नहीं आए? प्रधानमंत्री तो ये इस देश के प्रधानमंत्री थे, ये कभी भी आ सकते हैं। अगर इनके क्या केंद्र के मंत्री नहीं आए यहाँ पे, क्या उनका स्वागत नहीं हुआ? केंद्र की जितनी योजनाएं आई होंगी, जब 2014 में भाजपा की सरकार बन चुकी थी केंद्र में, प्रधानमंत्री जहां असम राज्य से आते थे राज्यसभा सांसद, वो वहां नहीं गए, यहाँ कहाँ आते हो? मत जाइए भाई। अपने आज आप बोल रहे हैं कि हम राज्य भी नहीं गए, शीतकालीन यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपको सिफोगे छोड़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं बड़े भाई प्रेम पंचोली जी के अभी मैं उनकी जल्दी खत्म, उन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया था, जो अभी सरकार ने खुद ये आपदा युवा मित्र बनाए, 4000 कुछ इस तरह के बनाए। भाई आप उनको ट्रेनिंग कब दोगे? आज आपने बना दिए हैं, और यात्रा आपके 1 महीना भी नहीं रह गया। अब 1 महीना, 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है, तो कब आप यात्रा शुरू करोगे? और दूसरी बात, आपको एक चीज और बताऊं, आप बताते थे दिल्ली से देहरादून आने में हमने ऐसे हाईवेज बना दिए 2 घंटे पहुंच जाओगे। आप 82 से अगर देहरादून पहुंचोगे तो 7 घंटे लगते हैं, 7 घंटे। जिस तरह से राफ्टिंग जाम, ऋषिकेश में आप 2 किलोमीटर आप 5 या 6 घंटे पहुंचते। ऋषिकेश की फुहड़ता, ऋषिकेश कितना सौम्य, कितना सुंदर, कितना ये था हमारा। आपने उसको बिल्कुल, आंतरिक सड़कें हैं उन पर भी ध्यान दे सरकार, बिल्कुल ठीक है। राफ्टिंग जितनी फुहड़ता, राफ्टिंग भाई क्या है? राफ्टिंग से क्या पूरा हमारी आर्थिकी राफ्टिंग से चल रही है? तो आप क्या चाहते हैं, राफ्टिंग बंद हो जाए उत्तराखंड में? नहीं, राफ्टिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी, उसको आप सिस्टम से चलाइए। क्या जो यात्री आ रहा है, मैं अभी आपको भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए, क्या मुंबई से आने वाला जो यात्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अगर वो चाहे हेलीकॉप्टर से आए या प्लेन से आए, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में अगर आता है और वहां से फिर ऋषिकेश होते हुए अगर बाई बस या कुछ जा रहा है, तो 7 घंटे 8 घंटे ऋषिकेश में लगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देखते हैं भाई। इसके लिए ठीक है, आप, मैं सरकार से ये चाहता हूं कि उसमें अच्छा कदम उठाएं। ठीक है, नहीं राफ्टिंग के लिए एक अच्छा कदम उठाए। इसमें जब राफ्टिंग होती है तो जाम लगता है, उस वहां पर पे सरकार को HR नंबर की गाड़ियां, ये कह रहे हैं HR गाड़ियां, DL गाड़ियां, और ठीक है, आप चंडीगढ़ गाड़ियां। उत्तराखंड आएंगे तो यहाँ तो सबका स्वागत है ना, हर एक स्वागत है, लेकिन एक व्यवस्था तो होनी चाहिए। आमने सामने सीधे सीधे गाड़ियां ये इस तरह से फुहड़ता है, आप इनको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, पुलिस कहां गई तब? दीपक रावत जी, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जब शीतकालीन यात्रा में आए तो वो वक्त एक ऐसा था कि शीतकालीन यात्रा भी चल रही थी और हम मौजूदा समय में ग्रीष्मकालीन यात्रा के बीच में आए और एक जबरदस्त माहौल मिला प्रदेश को और खूब ब्रांडिंग हुई है। उन्होंने सबसे आह्वान भी किया है, तो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इस यात्रा पर जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है? देखिए रवि जी, प्रधानमंत्री की यात्रा शीतकालीन से पेंडिंग थी, कुछ कारणवश वो लगातार टलती गई और जब ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होने के बिल्कुल मुहाने में थी या मुहाने में है बिल्कुल होने, तब उनकी वो शीतकालीन यात्रा स्टार्ट हुई। लेकिन निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं और किसी भी कारण से जाते हो, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव पड़ेगा। पर विषय ये नहीं है, विषय ये है कि वो जो प्रभाव पड़ेगा, जो लोग आएंगे, क्या हमारी सरकार तैयार है? 30 अप्रैल के बाद जब यात्रा शुरू हो रही है, उस तीर्थ यात्री जब बिल्कुल हुजूम आएगा, छुट्टियां लोगों की पड़ चुकी होंगी स्कूलों की और तमाम तरह की जब चीजें आएंगी, तो क्या उस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त हमारी तैयारियां हैं? इसकी परीक्षा जो है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रवक्ता या उनके नेतागण कितने भी ये दावे कर लें, ठीक है, ये भविष्य के घर में है। क्योंकि देखिए यात्रा भी शुरू होने वाली है, हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये यात्रा जो रीढ़ की हड्डी है हमारी इस प्रदेश की, तो हम तो चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा कोशिश, अगर जो जितनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी और की है, निश्चित रूप से इसका फायदा प्रदेश के वासी को मिलेगा और हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन यदि जिस प्रकार से वो आज सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य के घर में अगर कुछ भी घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी, जिससे प्राय वो बचती रही। आप लोग कह रहे हैं जब यात्रा होगी तो उस वक्त देखा जाएगा तैयारियों की जो बात की गई वो कितनी थी। उमा जी, आप शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट शॉर्ट में दीजिएगा आज की चर्चा पर। उमा जी को आवाज नहीं मिल पा रही। प्रेम पंचौली जी, आपने पूरी बातचीत की, अब सरकार अपना दावा कर रही है, फाइनल कमेंट आपका। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि
यात्रा हमारे उत्तराखंड सरकार की जो धार्मिक यात्रा है और जो दूसरी और जो सामान्य यात्राएं हैं, ये आर्थिकी की भेंट है। सरकार को इसके लिए बहुत व्यवस्थित काम करने की जरूरत है और आने वाले दिनों में जैसे सरकार में बैठे हुए जो जन नेता हैं वो कहते हैं कि शराब जो है रेवेन्यू का जरिया है, तो मैं तो इसका बहुत विरोध करता हूँ कि शराब तो बिल्कुल दकियानूसी वाली मानसिकता है कि शराब रेवेन्यू का जरिया है। रेवेन्यू का जरिया यहाँ का टूरिस्ट है। यहाँ का टूरिस्ट अगर बचेगा ना तो यहाँ का नेचर भी बचेगा, क्योंकि जो यहाँ यात्रा करने हैं वो नेचर के लिए तो आते हैं, आस्था से आते हैं, नेचर को एहसास करने के लिए आते हैं। तो दोनों चीज़ हमारे साथ साथ बचेगी, नेचर भी बचेगा, आस्था भी बचेगी और हमारे यहाँ आर्थिक संसाधन भी जुटेंगे। जन नेताओं के जेब में भी जाएगा और आम लोगों के जेब में भी जाएगा। तो अच्छा हो कि एक व्यवस्थित प्लान, एक व्यवस्थित अलग से 4 धाम यात्रा के लिए तो कम से कम जो बनना ही चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्राधिकरण की बात भी सरकार ने की थी, उस पर भी आने वाले समय में कुछ एक बड़ा अपडेट अगर आता है तो वो भी ठीक बात है। अभिषेक जी, शॉर्ट जल्दी से अपनी बात रखिए। धन्यवाद। जिस तरह से मैं अभी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पिछले साल दिवंगत हो गए डॉक्टर मोहन सिंह रावत गांववासी जी, तो इन्होंने उत्तराखंड में अलख जगाया, देव डोलियां, कुंभ स्नान करवाई उन्होंने, गांव गांव जाकर, कई जगह हम भी गए उनके साथ। तो इस तरह से सरकार भी अपनी संस्कृति, अपनी आस्था बनाए रखने के लिए, माने हमारी जो यात्राएं हैं उनको चलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हैं। आप यात्रा डाइवर्ट मत कीजिए, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, आप व्यवस्था बनाए रखें और सरकार के हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रदेश के लिए भी और यात्रियों के लिए भी। वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में संसद में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सवाल किया उसको लेकर भी चर्चा हुई, और इसके साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं उस पर भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 तारीख से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और इसके लिए सरकार तैयारियां करे, इसलिए सवाल उठने भी ज़रूरी है और विपक्ष भी समय समय पर अपनी राय देता रहे ताकि चारधाम यात्रा को और बेहतर तरीके से उसका संचालन किया जा सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।